नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आर्य नरेश अचीवर्स एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एचटेट 2025 के लिए संस्कृत विषय को टीजीटी एवं पीजीटी दोनों के लिए। और आज की इस कक्षा में हम समझने वाले हैं छंद शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को। अभी जुलाई में ही जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न छंद शास्त्र से संबंधित हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम आज की इस कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके समाधान को देखेंगे और इसी तरह छंद शास्त्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय हमारे पाठ्यक्रम में हैं उसको विस्तार से समझेंगे। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। कक्षा को शुरू करने से पूर्व आप सभी के लिए एक सूचना है, और वो सूचना ये है कि आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो गया है। ये बैच 8 सितंबर से विधिवत शुरू हो जाएगा। इस बैच में आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, डेली एक लाइव क्लास और उसके साथ जो भी रिकॉर्डेड क्लासें होंगी वो आपको इसमें मिलेंगी। आपका पूरा पाठ्यक्रम इसमें कराया जाएगा आरंभ से लेकर के अंत तक। जैसे जैसे हम जो विषय पढ़ते चले जाएंगे वैसे ही उसके टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही पूरा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, सारी पाठ्य सामग्री आपको यहाँ पर मिलेगी। पढ़ते पढ़ते ही कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाते, उनमें डाउट्स रह जाते हैं, या फिर विषय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता, टॉपिक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लासेस समय समय पर लगाते रहेंगे। इसी के साथ पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से हल करेंगे। इसी के साथ जैसे जैसे हम जो विषय पढ़ते चले जाएंगे, सप्ताह भर में हम जो पढ़ेंगे उसके हिसाब से वीकली मॉक टेस्ट हम देते रहेंगे। इससे क्या होगा, आप प्रश्नों से जुड़े रहेंगे और आपको संभावित प्रश्नों का अनुमान भी रहेगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को गाइडेंस मिलेगी, किस विषय को कितना समय देना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें समय समय पर आपको बताई जाएंगी। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जो आपका एक ग्रुप बनेगा उसमें आप 24x7 यानी 24 घंटों में से कभी भी सातों के सातों दिन अपने डाउट को लेकर के सवाल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं। और वो कभी जैसे ही आप सवाल भेजोगे तो प्रश्न पूछोगे, जो भी डाउट हो गए आपके वो क्लियर किए जाएंगे टेलीग्राम के ग्रुप में ही। इसके साथ ही इस बैच का जो प्राइस रहने वाला है वो है 3500 रुपये। लेकिन अगर आप कूपन कोड ये वाला अप्लाई करते हो SKT500, तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करने पर 500 रुपये की विशेष छूट मिल जाएगी, जिस पर आपका ये प्राइस हो जाएगा 3000 रुपये। लेकिन ये ऑफ़र सीमित समय तक के लिए है, 15 सितंबर के बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। तो 15 सितंबर तक जो बैच लेते हैं उनको 500 रुपये की अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिल जाएगी। ये बैच हमारा 8 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, विधिवत 8 सितंबर से सारी कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी बैच में। बाकी सारी जानकारी एप्लीकेशन की लिंक आदि और बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए कक्षा को आरंभ करते हैं। छंदो दृष्टया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु, ये प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि टीजीटी 2024 में पूछा गया था। अभी जो जुलाई में एचटेट का एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो 4 विकल्प दिए हैं नीचे, इनमें से गलत विकल्प को ढूंढना है। तो इनमें से कौन सा गलत विकल्प है ये आप तब बता पाएंगे जब आपको छंदों और वर्णों से संबंधित सारी डिटेल आपको याद होंगी। तो जैसे बृहति, इसमें कहा गया है 38 वर्णा, 38 इत्युक्ते 38 वर्ण। उष्णिक में 28 यानी 28 वर्ण। जगति में 48 यानी 48 वर्ण। अष्टी में चतुष्षष्टि यानी 64 वर्ण। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर गलत ये है, पहला ही। यहाँ पर कहा गया है कि बृहति में 38 यानी 38 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें 38 नहीं 36 वर्ण होते हैं। उष्णिक का ये सही है क्योंकि इसमें 28 ही वर्ण होते हैं। जगति में 48 वर्ण होते हैं, जो कि सही है। अष्टी में 64 वर्ण होते हैं, सही है। तो इसमें हमें गलत विकल्प ढूंढना था और गलत विकल्प यही है, बृहति में 38 नहीं बल्कि 36 वर्ण होते हैं।
इसके बाद छंद शास्त्र के बारे में सबसे पहले हम सामान्य परिचय उसका कर लेते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, ये पाणिनि शिक्षा में कहा गया है, पाणिनि शिक्षा का वचन है। सामान्य परिचय जानने से एक लाभ ये हमें हो जाता है कि विषय के प्रति हमारी रुचि बनी रहती है। तो इसलिए कोई भी विषय जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक जानकारी, वो क्या विषय है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक भूमिका के रूप में, एक प्रस्तावना के रूप में हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो छंदः पादौ तु वेदस्य, ये पाणिनीय शिक्षा का वचन है। इसमें कहा गया है कि वेद रूपी पुरुष के पैर छंद हैं, यानी छंद को पैरों की उपाधि दी गई है। अब पैर के हमारे लिए क्या काम होते हैं? गति करना। तो ऐसे ही छंद का भी कार्य गति करना है। कैसे? इसको हम एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई कहानी पढ़ी जो कि छंद में निबद्ध नहीं है, श्लोकों में निबद्ध नहीं है। सामान्य जैसे गद्य काव्य लिखे होते हैं, ऐसे ही हिंदी की कोई कहानी है, आपने वो कहानी पढ़ी और आप उस कहानी को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी अपने मित्र के सामने या किसी, तो क्या आप उन्हीं शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? उन्हीं शब्दों में आप बता पाएंगे जो शब्द आपने किताब में पढ़े हैं, पुस्तक में पढ़े हैं? या अपनी तरफ से भी कुछ शब्द मिलाए जाने की संभावना बनी रहेगी? तो आपका उत्तर होगा कि हो सकता है कि मैं उसमें कुछ अपनी तरफ से शब्द मिला दूं, क्योंकि गद्य काव्य में अक्सर ये होता है, कहानियों में, कथाओं में, जो कि श्लोकों में निबद्ध नहीं होती, जो कि कविताओं के रूप में नहीं होती, उनमें अक्सर ये संभावना होती है कि हम उसको पढ़ करके जब किसी दूसरे को बताना होता है, दूसरे को पढ़ाना होता है, तो हम अपने शब्दों का प्रयोग उसमें करते ही हैं। ऐसा जब बड़े स्तर पर होता है तो मिलावट का भय बना रहता है। जैसे कि कोई गद्य काव्य आज के समय में लिखा गया जिसमें श्लोक नहीं है, जिसमें छंद नहीं है, तो आने वाले समय में उसमें जब भी कोई व्याख्या करने चलेगा उस ग्रंथ पर, उस पुस्तक पर, उस काव्य पर, तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मिलाया जाने का भय लगा रहता है। जैसा होता भी है, जब भी हम गद्य काव्यों को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं नीचे दिखता है पाठ भेद, यानी यहाँ पर कुछ संस्करणों में ये पाठ भेद दिखाई देता है, ये पाठांतर मिलता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन श्लोकों में ऐसा बहुत कम, रेयर या ना के बराबर दिखता है। जब हम कोई श्लोक याद करके जाते हैं, उस श्लोक को आपको अब सुनाना है किसी को, तो क्या आप उस श्लोक में फेरबदल कर सकते हैं, अपने शब्दों को मिला सकते हैं? तब शायद नहीं, क्योंकि आपने श्लोक जैसे याद किया वैसे ही आप दूसरे को सुनाएंगे, दूसरा भी उसको वैसे ही आगे ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए जब छंदों में निबद्ध कोई रचना होती है तो वो लंबे समय तक बनी रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है, उसमें मिलावट का भय लगभग शून्य हो जाता है या न के बराबर रहता है। तो इसलिए छंद का महत्व है, और छंद को इसीलिए पैर कहा गया क्योंकि पैर गति करने का काम करते हैं। पैरों से हम लंबे समय तक निरंतर चलते रहते हैं। वही कार्य छंद शास्त्र करता है वेद के लिए, कि छंद शास्त्र के कारण ही वेद आज तक सुरक्षित है। वेदों में आज तक कोई मिलावट नहीं कर पाया, ये सिर्फ छंद के कारण हुआ है। छंदांसी छादनात्, निरुक्तकार यास्क ने निर्वचन किया है छंदों का कि छंदांसी छादनात्, यानी वर्णों का आच्छादन करने से छंद छंद कहलाते हैं। ऐसा वर्णों का आच्छादन इत्युक्ते वर्णों से ढक देना, वर्णों में बांध देना, क्योंकि छंदों में हम श्लोक को, पद्य को वर्णों में बांध देते हैं। वहाँ पर निश्चित वर्ण होते हैं, वहाँ पर ये स्वतंत्रता नहीं रहती गद्य काव्यों की तरह कि हम जैसे मर्जी जिस तरह से वाक्यों का प्रयोग करें, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा जाए, कैसे भी शब्द प्रयोग करें। इस तरह से छंदों में या पद्यों में नहीं हो पाता है। तो इसलिए छंदांसी छादनात् ऐसा कह करके निरुक्त ने निर्वचन किया है। आगे कात्यायन कहते हैं यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः, जो अक्षरों का परिमाण है, जो अक्षरों की माप है, वो छंद है, ऐसा कात्यायन कहते हैं। यानी प्रत्येक अक्षर छंद है, ऐसा कहने का उनका भाव है। ऐसा ही कुछ कहते हैं नाट्यशास्त्र में भरत मुनि। क्या कहते हैं? छंदोहीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्द वर्जितम, यानी छंद से हीन कोई शब्द है ही नहीं, और ऐसा कोई छंद नहीं है जिसमें शब्द ना हो, यानी शब्द से वर्जित, दोनों ही बातें हैं। तो उन्होंने सभी छंदों को ही, सभी शब्दों को ही, पूरे वाङ्मय को ही छंद मान लिया है। तो ऐसा नाट्यशास्त्रकार का कथन है। आगे कुछ चीज़ें हम समझते हैं इसके बारे में, छंद के बारे में। स्थायित्व, छंदों का क्या महत्व होता है, छंद क्यों जरूरी हैं? तो इसके लिए सबसे पहला विचार हम कर सकते हैं इसके स्थायित्व पर। स्थायित्व का अर्थ यही हुआ जो भी मैंने अभी आपको एक उदाहरण से समझाया था, कि
छंद शास्त्र से काव्य में स्थायित्व बना रहता है। स्थायित्व मतलब वो निरंतर सुरक्षित रहता है, उसमें मिलावट का भय नहीं होता, कोई कुछ इसमें मिला देगा, अपनी तरफ से कुछ शब्द ऐड कर देगा, ऐसा भय बहुत कम रहता है। तो इसलिए स्थायित्व इसमें रहता है जहाँ रचना छंदोबद्ध होती है। स्मरण में सरलता, ये आप सभी जानते हैं कि जो पद्य काव्य होते हैं, जो श्लोक होते हैं, उनको याद करना आसान होता है कहानी या फिर किसी गद्य काव्य की अपेक्षाकृत। ऐसे ही श्लोकों में जब हम कोई बात कहते हैं तो वो जल्दी पूर्ण हो जाती है या कम अक्षरों में, कम वर्णों में पूर्ण हो जाती है, यानी संक्षिप्तता। संक्षिप्तता के लिए भी छंद का बहुत महत्व है, क्योंकि गद्य काव्य में जब हम लिखते हैं तो गद्य काव्य तो विस्तार विस्तार विस्तार, इतना विस्तार रूप ले लेता है कि एक छोटा सा कलेवर जिसको दिया जा सकता था उसका रूप बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। छंदों में ऐसा नहीं होता, पद्यों में ऐसा नहीं होता, श्लोकों में जब हम कोई रचना निबद्ध करते हैं तब ऐसा नहीं होता। दूसरा, छंदों में निबद्ध रचना को पढ़ने से माधुर्य आता है, मधुरता प्रतीत होती है और आनंद भी आता है उसको पढ़ने से, गद्य काव्य की अपेक्षा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले छंद शास्त्र पर किसने लिखा ग्रंथ। तो ये थे पिंगल मुनि। छंदः सूत्रम नाम की इनकी एक रचना है जिसको 6 वेदांगों के अंतर्गत माना जाता है, छंदः सूत्रम। पिंगल मुनि 500 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। लगभग अधिकतर विद्वानों का मानना है कि ये पाणिनि के ही छोटे भाई थे, पिंगल मुनि। इनके बड़े भाई थे पाणिनि और छोटे भाई ये पिंगल मुनि स्वयं, क्योंकि दोनों का ही समय एक जैसा है, दोनों ही आज से 2500 वर्ष पूर्व यानी 500 ईसा पूर्व हुए हैं। दूसरा कारण ये मानने का ये है कि छंदः सूत्रम ये ग्रंथ जिस शैली में लिखा गया है, ठीक उसी शैली में पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी हुई है। इसमें भी 8 अध्याय हैं, उसमें भी अष्टाध्यायी में भी 8 अध्याय हैं। इसमें जो शैली है सूत्रों की वो भी बिल्कुल हूबहू अष्टाध्यायी के सूत्रों जैसी ही है, उसमें भी अनुवृत्ति आती है, इसमें भी अनुवृत्ति आती है। तो इस कारण इसके पक्षधर ज़्यादा हैं विद्वान लोग कि ये पिंगल जो हैं ये पाणिनि के ही भ्राता थे, छोटे भाई थे। छंदः सूत्रम पर जो सबसे प्रसिद्ध टीका लिखी गई है वो टीका है मृत संजीवनी टीका, जो कि हलायुध भट्ट ने लिखी है 10वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी 1500 वर्षों बाद और आज से 1000 वर्ष पूर्व लगभग। तो ये था छंद शास्त्र के बारे में कुछ सामान्य परिचय जो आपने जाना। अब जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है विस्तार से जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसको समझते हैं। वैदिक छंद। वैदिक छंदों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहले है पूर्व पंचक जिसमें 5 छंद आते हैं, फिर है प्रथम सप्तक, फिर द्वितीय सप्तक और पुनः तृतीय सप्तक। इन 4 भागों में 26 छंदों को बांटा गया है। पूर्व पंचक में 5 और जो प्रथम द्वितीय तृतीय सप्तक हैं उनमें 7-7-7। इस तरह से हमारे पास कुल वैदिक छंद 26 हैं। तो आइए एक एक करके सबको जानते हैं कि किस छंद में कितने वर्ण हैं। तो उक्ता छंद जो कि सबसे छोटा छंद है, इसमें 4 वर्ण होते हैं। अत्युक्ता में 8 होते हैं, मध्या में 12 और प्रतिष्ठा में 16 और सुप्रतिष्ठा में 20। इनको पूर्व पंचक कहा जाता है। पंचक इसलिए क्योंकि 5 का समूह, 5 है ये, 5 के समूह को पंचक कहा जाता है। ये छंद अथर्ववेद में और विशेष रूप से अथर्ववेद के 19वें और 20वें कांड में मिलते हैं, क्योंकि इनमें जो निबद्ध मंत्र हैं उनमें सिर्फ 4, 8 इस तरह के ही मंत्र, इस तरह के वर्ण मिलते हैं। यानी सबसे छोटे मंत्र अगर होते हैं तो वो इन छंदों में होते हैं, उक्ता अत्युक्ता में। ठीक है, आगे जानते हैं। वैदिक छंद, इसमें प्रथम सप्तक में हमें जो मुख्य छंद जिनको कहते हैं वेद में वो हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री में 24 वर्ण, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, जिसको अभी हमने प्रश्नों में भी देखा था, जिसको हमने जहाँ पर बताया था कि बृहति में 38 यानी 38 वर्ण होते हैं और वो गलत विकल्प था, ये वही है बृहति। पंक्ति में 40 वर्ण, त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48 वर्ण होते हैं और इसको प्रथम सप्तक कहा जाता है। सप्तक इत्युक्ते 7 का समूह। मुख्य छंद इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन छंदों में निबद्ध मंत्र 4 वेदों में प्राप्त होते हैं,
ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, सामवेद में भी और अथर्ववेद में भी। आइए आगे अन्य छंदों को जानते हैं। द्वितीय सप्तक में, द्वितीय सप्तक में जो छंद हैं, एक मिनट, द्वितीय सप्तक में जो छंद हैं, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति। तो अति शक्वरी में है 52 वर्ण, शक्वरी में है 56 वर्ण, अति शक्वरी में है 60, अष्टि में 64, जो विकल्प भी था एक अभी प्रश्न का, अत्यष्टि में 68, धृति में 72, अतिधृति में 76। और ये द्वितीय सप्तक के अंतर्गत आते हैं 7 छंद। इसके बाद तृतीय सप्तक, तृतीय सप्तक में है कृति, जिसमें है 80 वर्ण, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संकृति में 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति में 104। इनको याद करने के लिए एक सरल चीज़ ये है कि जो भी ये 26 छंद हैं 4 से स्टार्ट होते हैं और 4 बढ़ाते चले जाइए, तो अगले छंद के वर्ण हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। जैसे एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर उक्ता में 4 वर्ण थे, अत्युक्ता में 4 प्लस किए 8 हो गए, मध्य में 4 और प्लस किए 12 हो गए, प्रतिष्ठा में 16, ऐसे 4 का गैप है। सुप्रतिष्ठा में 20, उसके बाद फिर गायत्री में 24, फिर 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100 और 104। इस तरह से 4 से लेकर के 104 वर्णों तक के छंद वेद में पाए जाते हैं और ये कुल 26 छंद हैं जो आपने समझा। अब एक विशेष बात जानने वाली यहाँ पर ये है, ये जो आप एक छंद देख रहे हैं संकृति, जिसमें 96 वर्ण हैं, इसमें ये जो शब्द बना है संकृति, ये कैसे बना है इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सम जमा क्री जमा तिन, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और कृतिन प्रत्यय, ये कृतिन प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो इसी प्रत्यय के लगने से और क्री धातु से 2 रूप बनते हैं, एक संस्कृति और दूसरा संकृति। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही सेम है, सम उपसर्ग है दोनों में ही क्री धातु है और दोनों में ही कृतिन प्रत्यय है। कृतिन प्रत्यय का ती शेष रहता है, क और न की संज्ञा हो जाती है। तो एक सूत्र है अष्टाध्याय में, सम परियुपेभ्य करोतौ भूषणे। ये सूत्र कहता है कि सम परि उप, इन उपसर्गों से परे अगर क्री धातु हो तो भूषण अर्थ में, यानी शोभा करना या शोभायमान होना, इस अर्थ में सुट का आगम होता है, यानी स जुड़ जाता है, स का आगम होता है शब्द में बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर जो संस्कृति शब्द आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि संस्कृति शब्द भूषण अर्थ में है, भूषण मतलब शोभा करना, संस्कृत करना, शुद्ध करना, इस तरह से। तो यहाँ पर सुट का आगम होकर के स ये जुड़ गया है, इसलिए संस्कृति ऐसा बना है। और अगर ये भूषण अर्थ में ना हो, अलग अर्थ में हो, जैसे यहाँ पर छंद में एक नाम के अर्थ में है, सिर्फ एक नाम है छंद का, तो यहाँ पर सुट का आगम नहीं हुआ, स नहीं हुआ, सिर्फ संकृति ऐसा रहा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, संस्कृति और संकृति दोनों ही एक ही तरह से बनते हैं, सम जमा क्री जमा तिन। अंतर सिर्फ इतना है कि भूषण अर्थ में संस्कृति और भूषण अर्थ नहीं होगा, कोई नाम आदि होगा छंद का या किसी अन्य का, तो वो संकृति बनेगा। ठीक है, इसमें ये कार्य 3 उपसर्गों से परे होता है, जैसे सम, परि और उप, यानी सम परि उप, इन उपसर्गों से परे जब क्री धातु होगी तब विकल्प से नहीं कह सकते, भूषण अर्थ में जब होगा ये, यानी परिकार और परिष्कार 2 रूप बनेंगे, उपकार और उपस्कार 2 रूप बनेंगे, संकार संस्कार इस तरह से 2 रूप बनते हैं, संस्कृति संकृति। ठीक है, ऐसे संस्कृतम संकृतम, परिष्कृतम परिकृतम, उपकृतम उपस्कृतम उपस्कार, ये 2 रूप इनसे बनते हैं, उप परि और सम उपसर्गों से परे क्री धातु होने पर। ठीक है, तो ये विशेष बात थी यहाँ पर समझाने के लिए। इसके बाद छंद शास्त्र में वर्ण की परिभाषा क्या है,
इस पर विचार करते हैं, क्योंकि व्याकरण में जब हम वर्ण पढ़ते हैं तो वर्णों की परिभाषा अलग होती है। वहाँ पर वर्ण किसी स्वर को भी कह सकते हैं, किसी व्यंजन को भी कह सकते हैं, लेकिन छंद शास्त्र में थोड़ी सी भिन्नता है वर्ण की परिभाषा के संदर्भ में। क्या है? अकेला स्वर अथवा स्वर युक्त व्यंजन, इसको कहते हैं वर्ण। या तो अकेला स्वर होना चाहिए या फिर स्वर से युक्त व्यंजन होना चाहिए, तब वो वर्ण कहलाएगा। जैसे यहां पर ई है, इस ई को आप देख रहे हैं, ये स्वर है, तो ये छंद शास्त्र में इसको एक वर्ण कहा जाएगा कि ये एक वर्ण है। ऐसे की हो, कु हो, क्री हो, जो भी इस तरह से जिन पे स्वर लगे हों ऐसे ही व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। अगर इस तरह का कोई व्यंजन होगा जिसमें हलंत लगा होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ व्यंजन, वो वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको वर्ण के अंतर्गत नहीं गिनते हैं, इसकी गणना ही नहीं होती छंद शास्त्र में। यानी छंद शास्त्र में अकेला स्वर या फिर स्वर से युक्त व्यंजन वही वर्ण कहलाता है, अकेला व्यंजन वर्ण नहीं कहलाता। आगे देखते हैं। एक मंत्र है, मंत्र के माध्यम से हम समझेंगे कि मंत्रों में कैसे गणना करनी है वर्णों की। तो ये परिचित ही हैं आप, प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद 1:1:1 यानी प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। इस मंत्र में अक्षरों की गणना किस प्रकार की जाएगी ये आप देख सकते हैं। जैसे 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 मैंने वर्ण की परिभाषा बताई इस आधार पर, जैसे अ ये एक वर्ण हुआ, ग्नि ये दूसरा वर्ण हुआ। जैसे ही मैंने बताया था कि आधा जो केवल व्यंजन होगा उसकी गणना छंद शास्त्र में नहीं की जाती, क्योंकि इसको वर्ण माना ही नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो आधा ग आया है इसको वर्ण के अंतर्गत नहीं माना, बल्कि नी ही वर्ण है, ग इसके साथ ऐसे ही आ गया साथ में। तो यहाँ पर इसको ग न उसके बाद ई, इसको एक वर्ण मानेंगे। ठीक, ऐसे मी ये एक वर्ण हो गया, रे पु रो ही तम। तम में जो म है उसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको वर्ण नहीं माना जाएगा, सिर्फ त इसको माना जाएगा। इस प्रकार एक अग्नि, इसमें अग्नि, अ एक, ग्नि दो, मी रे पु रो ही तम, ये 8 वर्ण हुए। ऐसे ही य ज्य स्य दे व मृ त्वी जम, यानी जो भी सिर्फ व्यंजन हैं उनकी गणना छंद शास्त्र में नहीं की जाती और ना यहाँ पर गणना हो रही है, इसलिए इसमें भी 8 हुए। ऐसे ही तीसरे पाद में हो ता रम रत्न धा त मम, यहाँ पर भी 8 अक्षर हैं। तो 8 8 16 और 8 24, तो 24 वर्णों वाला जो छंद होता है वो गायत्री होता है, आपने पढ़ा ही अभी। तो यहाँ पर इस अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम इत्यादि मंत्र में गायत्री छंद है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पीजीटी में अभी जो जुलाई में आपने एग्ज़ाम दिया होगा उसी में पीजीटी 2024 में पूछा गया एक प्रश्न है लौकिक छंदों से। नाना श्लेष प्रकरण चना चारुवर्णोज्वलान्नो नाना भावा कलित रसिक श्रेणिकांतांतरंगा। ये रावण वध, भट्टी ने रावण वध एक लिखा है, उस काव्य का ये श्लोक है और ये मंदाक्रांत छंद में है। तो श्लोकांशे छंदोस्ति यही पूछा गया इसमें कि कौन सा छंद है इसमें। तो इसमें मंदाक्रांता छंद है, शिखरिणी मालिनी और वसंत का नहीं उसका, तो ये मंदाक्रांत इसका ऑप्शन सही है। विस्तार से जानेंगे कि कैसे किसी भी उदाहरण को देखने मात्र से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। उसके लिए हमें सभी छंदों के लक्षण याद होने चाहिए, तो उस लक्षण के आधार पर हम तुरंत पहचान जाते हैं कि इसमें ये वाला छंद है। आगे एक प्रश्न है कस्मिन छंदसी आदौ मगणो भवति, किस छंद में यानी किस छंद के आरंभ में मगण होता है, तो ऐसा कौन सा है। तो ये भी हमें तब पता चलेगा जब हम लक्षण याद करेंगे, इसलिए लक्षण उदाहरण उनकी परिभाषाएं याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है लौकिक छंद और वैदिक छंदों की। तो शार्दूलीकृत का लक्षण है सूर्यास्वैर यदि मह सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, तो यहाँ पर मगण आता है, सूर्यास्वैर यदि मह ये आ गया। तो यानी कस्मिन छंदसी आदौ मगणो भवति, इसका उत्तर है पहला ही शार्दूल विक्रीडिते। मालिनी में नहीं होता है, शिखरणी में नहीं होता है, वसंत तिलका में भी नहीं होता है। ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई रसई रुद्रई छिन्ना यमन सफला गह शिखरणी उक्ता वसंत तिलका तवजा जगोगा, ये सब
इनके लक्षण हैं जो आपको याद करने हैं। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनके लक्षण को भी समझेंगे, तभी आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया है लौकिक छंदों से ही। छंदसाम संदर्भे सर्वोपयुक्तम कथनम अस्ति। छंदों के संदर्भ में सर्वोपयुक्त कथन क्या है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वंशस्थे क्रमशः ज त र जगणाः भवन्ति। क्या ऐसा है? द्रुत विलंबितस्य प्रतिचरणं चतुर्दश वर्णाः भवन्ति। अनुष्टुप् छन्दसि प्रत्येकं चरणे सप्तमं वर्णं दीर्घं भवति। वसंततिलकायां जगणद्वयं गुरुद्वयं च भवति। तुम ऊपर देखते हैं वंशस्थ, ना ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही दूसरा जो ऑप्शन है द्रुत विलंबितस्य प्रतिचरणं चतुर्दश वर्णाः भवन्ति, ना इसमें तो 12 होते हैं। अनुष्टुप् छन्दसि प्रत्येकं चरणे सप्तमं वर्णं दीर्घं भवति। 7वां वर्ण अनुष्टुप् छंद में दीर्घ तो होता है, लेकिन प्रत्येक चरण का होता है ना, प्रत्येक चरण का नहीं होता है, सिर्फ 2 चरणों में होता है। वसंत तिलकायाम जगणद्वयम गुरुद्वयं च भवति, हाँ ये सही है। तो इसका उत्तर है ये चौथा। तो ये सर्वोपयुक्त कथन है इन छंदों के संदर्भ में, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं एस्टेट में, और इसी आधार पर हमें तैयारी करनी है। अब लौकिक छंदों को समझने से पूर्व हमें छंदों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों को पढ़ना होगा। व्याकरण में भी पारिभाषिक शब्दावली के ऊपर जो मैंने कक्षा ली थी उसमें यही था कि जैसे हम जब व्याकरण पढ़ना आरंभ करते हैं तो कुछ शब्द बार बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, सूत्रों में बार बार आते हैं, तो उनसे जब हमारा पहले ही परिचय हो जाता है तो व्याकरण आसान हो जाता है। ऐसे ही छंदों से संबंधित ये शब्दावली बार बार छंद पढ़ते समय आएगी, बार बार लक्षण में आएगी, बार बार उदाहरणों को समझते हुए आएगी। तो बेहतर यही होगा कि हम इन पारिभाषिक शब्दावलियों को पहले समझ लें, और जैसे हम इसको समझने के बाद फिर लक्षण आदि को समझेंगे तो वो हमें बहुत सरल लगेंगे, सरलता से हमें समझ में आ जाएगा ये विषय छंद वाला। तो आइए एक एक करके समझते हैं इस पारिभाषिक शब्दावली को। वृत्त, वर्णिक छंदों को वृत्त कहा जाता है, यानी वृत्त और वर्णिक छंद एक ही हैं। मात्रिक छंद को जाति कहा जाता है, और ये हमारे पाठ्यक्रम में है भी नहीं, ये शब्द हम छोड़ सकते हैं। तो वृत्त या फिर पद्य दोनों एक ही होते हैं। जाति जो मात्रिक छंद होते हैं, जैसे हिंदी में दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई इत्यादि, इनको जाति कहा जाता है। वृत्तपथ, वृत्तपथ क्या होता है? जैसे उदाहरण को देख करके तुरंत छंद का नाम पहचान लेना, उसके लिए जो नियम हैं उनको वृत्तपथ कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे नियम, ऐसी ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं, उनको समझाया जाता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये छंद, ये जो श्लोक है, ये जो उदाहरण है, ये इस छंद का है। ऐसे ही चरण, सामान्य चरण आप समझते होंगे। एक छंद में, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में प्रत्येक चरण को एक एक चरण कहा जाता है। ये एक पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये चौथी पंक्ति हो गई। इसलिए प्रत्येक छंद में 4-4 चरण होते हैं, तो ये चरण कहलाते हैं। ऐसे युग और अयुग, इनको समझते हैं। युग और अयुग को समझने के लिए आपने जब गणित पढ़ा होगा तो सम और विषम, ये 2 शब्द आपने सुने होंगे वहाँ पर। तो युग और अयुग भी इन्हीं के पर्यायवाची हैं। जो हमने अभी चरण पढ़े, यानी प्रत्येक पद्य में, प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियाँ होती हैं। तो उनमें से दूसरी और चौथी पंक्ति को ध्यान दें पुनः, दूसरी और चौथी पंक्ति को कहा जाता है युग, और तीसरी और पहली और तीसरी पंक्ति को कहा जाता है अयुग। तो इसको कहा जाता है युग, और ये जो पहला चरण और तीसरा चरण, इसको कहा जाता है अयुग। तो युग और अयुग ये शब्द बार बार आएंगे जब आप छंदों को समझेंगे, उनके लक्षणों को समझेंगे। तो ऐसे ही अब संवृत्त को समझते हैं। संवृत्त क्या है? संवृत्त कहते हैं ऐसे छंद को, ऐसे श्लोक को जिसमें चारों पंक्तियों में समान वर्ण हो। अगर ऊपर वाली पंक्ति में 12 वर्ण हैं तो नीचे की जो 3 पंक्तियां हैं उनमें भी 12 ही वर्ण हो, यानी सभी में समान वर्ण। एक में 15 हैं तो सभी में 15-15 हैं।
एक में 15, दूसरी में 15, तीसरी में 15, चौथी में 15, इस तरह से। इनको तो कहते हैं समृद्ध, जो हम पढ़ने वाले हैं। शार्दूल युगीडित जैसे छंद होता है तो उसमें पहली पंक्ति में 19 वर्ण हैं, दूसरी में भी 19 हैं, तीसरी में भी 19 हैं, चौथी में भी 19 है। इस तरह से ये समृद्ध छंद कहे जाते हैं। मंदक्रांता, शिखरिणी, मालिनी, ऋतुविलंबित इत्यादि जो भी छंद हैं वो समृद्ध हैं, जो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद विषमृत कहते हैं ऐसे श्लोकों को या ऐसे छंदों को, ऐसे पद्यों को जिनमें प्रत्येक चरण में अलग अलग वर्णों की संख्या होती है। जैसे पहले में 12 है, दूसरे में 11 हो गई, तीसरे में 15, चौथे में 20, या इससे भी अलग अलग हो सकती है। एक एक दो दो का डिफरेंस ना होकर के 3 3 4 4 5 5 का 10 10 का भी हो जाता है डिफरेंस वर्णों में। तो इस तरह से जहाँ चारों चरणों में अलग अलग संख्या हो उसको विषमृत कहा जाता है। अर्धसमृत किसे कहा जाता है? जहाँ पर युक्त चरण समान हो और अयुक्त चरण समान हो, यानी दूसरा और चौथा समान हो, पहला और तीसरा समान हो, एक जैसे वर्ण हो। यानी जैसे मान के चलिए कि पहले में 12 हैं तो तीसरे में भी 12, और दूसरे में 15 हैं तो चौथे में भी 15 हो। यानी पहला और तीसरा समान हो, और क्षम्यता, दूसरा और चौथा समान हो और पहला और तीसरा एक जैसा हो, तब ये अर्धसमृत कहा जाता है। गण, 3 वर्णों के समूह को छंद शास्त्र में गण कहा जाता है, और इसी को त्रिक भी कहते हैं, 3 वर्णों का समूह। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, गण और त्रिक। इनको हम समझेंगे जब हम लक्षणों को पढ़ेंगे, तभी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो गण शब्द का अर्थ यगण, मगण, तगण, रगण, ये इत्यादि जो गण होते हैं 8, इनमें 3 वर्णों के समूह होते हैं, जिनमें से कुछ गुरु होते हैं, कुछ लघु होते हैं, उन सबको समझना है। अब बारी आती है यति और गति को समझने की। यति का अर्थ होता है विराम, रुकना। तो आपने देखा होगा कि छंदों को गाते समय बीच बीच में कहीं कहीं हम रुकते हैं, थोड़ा सा विराम लेते हैं, उसी को यति कहा जाता है। जैसे मंदाक्रांता में थोड़ा सा रुकते हैं हम लक्षण गा करके, जैसे मंदाक्रांता जलधि षड गई भो न तो गुरु छे। तो यहाँ पर हम रुके थोड़ा सा, मंदाक्रांता रुक गए, जलधि षड गई रुक गए, भो न तो गुरु छे। तो इसको कहते हैं यति, जब हम बीच बीच में रुकते हैं। ठीक है। ऐसे ही मालिनी में जब रुकते हैं, ननमय युतेयम, ये है यति। मालिनी भोगिलो गई, ऐसे। गति, गति का हमारे पाठ्यक्रम में तो कोई विशेष लाभ नहीं है इस शब्द को समझने का, फिर भी ये काम आता है मात्रिक छंदों में। जैसे हिंदी में जो छंद होते हैं दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, ये संस्कृत में भी कुछ छंद होते हैं ऐसे जो मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंदों में क्या होता है, जब मात्राएं तो पूरी हो जाती हैं लेकिन व्यंजनों का अभाव हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में गति से उस छंद को पूरा किया जाता है। जैसे दोहे में कहीं कहीं आप देखते हैं, एक प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय। यहाँ पर जो पाय, ये जो पा के बाद इतना खींचा है ना इस स्वर को, इसी को कहते हैं गति। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए बता। ये जो ता के बाद फिर आ को इतना खींचा है, यही है गति। तो गति का प्रयोग तभी किया जाता है जब मात्राएं तो हो गई पूर्ण लेकिन व्यंजनों का भाव रह गया। इसलिए दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, इनमें गति का प्रयोग किया जाता है, या फिर संस्कृत में जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें गति का प्रयोग किया जाता है। तो इन पारिभाषिक शब्दावलियों में से जाति और गति, इसको हम ना भी समझें तो हमारा काम चल जाएगा पाठ्यक्रम की दृष्टि से। ठीक है। त्रिक हमने समझ लिया, 3 का समूह त्रिक कहलाता है, 3 वर्णों का समूह। ठीक है। ये हमारी कुछ शब्दावली थी जो कि छंद शास्त्र से संबंधित थी, इसको हमने समझा। अब हमारे लिए छंद के लक्षणों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं गण सूत्र को, यानी जो हमारे 8 गण होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, इन गणों को कैसे बनाया जाता है, इनका जो सूत्र है उसको एक बार पढ़ते हैं। गण सूत्र में हमें इसको याद करना है, और अगर ये ऐसे ही याद हो जाता है फिर तो ठीक है, नहीं तो एक गीत आपने सुना होगा, दिल ने ये कहा है दिल से। तो इस गाने की धुन पर इसको गा करके स्मरण किया जा सकता है। कैसे? यमाता राजभान सलगा, इस तरह से
याद करके इससे क्या होगा, ये एक ट्रिक है इनको समझने की। यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन और सगन में कौन सा वर्ण दीर्घ होता है, कौन सा क्षम्यतान कौन सा लघु होता है और कौन सा गुरु होता है। ठीक है, लघु गुरु वर्णों को हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो पहले लघु और गुरु को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर यमाता राजभान सलगा इस गण सूत्र में य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगन, स से सगण, ल से लघु और ग से गुरु। ये है ये इसका सूत्र बनाया हुआ है गण सूत्र। अब जैसे हम जानते हैं जो अ की मात्रा है अ, ये लघु है और आ जो है वो गुरु है। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही पहचान करनी है इससे। ठीक है, तो पहले जानते हैं लघु और गुरु वर्णों को। तो लघु और गुरु वर्णों में जो भी ह्रस्व स्वर होते हैं जैसे अ, ई, उ, री, री, और इसी के साथ अनुनासिक स्वर जो भी होते हैं अ, ई, जिनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है, ये वाले, ये भी ह्रस्व स्वर होते हैं और इनको छंद शास्त्र में लघु वर्ण कहा जाता है। तो ये सभी लघु वर्ण हैं। इसके साथ ही अगर किसी व्यंजन पर भी ये मात्राएं आएंगी, ये स्वर आएंगे, तब भी वो लघु ही कहा जाएगा। जैसे क, की, कु, ऐसे क्री ह्रस्व ऋकार वाला, और क्री इस तरह से, और क, की, कु, इस तरह से जो भी होंगे, इन सभी को भी लघु वर्णों के अंतर्गत माना जाएगा छंद शास्त्र में। ऐसे ही गुरु वर्णों में जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ये दीर्घ री, दो प्रकार का रिकार होता है, एक ह्रस्व ऋकार और एक दीर्घ ऋकार। इसके बाद ए, ओ, आई, औ, अम, अह, ये जो है ये अनुस्वार है और ये विसर्ग। यानी जब विसर्ग होगा परे तब भी वो गुरु माना जाएगा वर्ण, और अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार होगा तब भी वो गुरु माना जाएगा, गुरु वर्ण। ऐसे ही कुछ हमारे पास संयुक्त वर्ण हैं, द्य, क्ष, त्र, ज्य, श्र और प्र। यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी इसको भी हम समझते हैं। तो ये अपवाद में आते हैं कुछ, जैसे द्य कैसे बनता है, द प्लस य, इस तरह से बनता है द्य। अब देखिए क्या होता है कि जब परे इस तरह के संयुक्त वर्ण हों जिनमें दो व्यंजन हों और एक मात्रा हो, ऐसे वर्णों के परे रहते लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है छंद शास्त्र में। जैसे मैं स्पष्ट करूं आपको, ये एक शब्द लिखा मैंने अद्य। अब अद्य में अ कैसा है, हमने अभी पढ़ा लघु है, लेकिन द्य जो कि संयुक्त वर्ण है, इस द्य के परे होने के कारण ये अ भी अब लघु की बजाय गुरु हो गया। ये अ भी गुरु और फिर ये द्य। द्य में ये क्योंकि संयुक्त वर्ण है तो ये जो इसका आधा द है ये इसके साथ मिल जाता है। तो जब भी किसी लघु वर्ण से परे कोई आधा व्यंजन हो, मतलब व्यंजन हो केवल, उसमें स्वर न जुड़ा हुआ हो, तो वो गुरु हो जाता है। ठीक है, आगे हम इसके उदाहरण और ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा हमें ये। इसके साथ ही क्ष, क्ष कैसे बनता है ये आप जानते ही हैं, क और श मूर्धन्य शकार, इसके संयुक्त क्ष बनता है। तो ये जो अक्ष, इस तरह के जो शब्द होंगे उनमें भी पहले अगर गुरु वर्ण आता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर लघु वर्ण भी आता है तब भी वो गुरु ही माना जाएगा। इस तरह से इन सारी चीज़ों को समझते हुए तब हम लक्षणों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर तो इनका ये सामान्य एक बस दृष्टिपात हुआ है, हम इनको बहुत विस्तार से समझेंगे अगली कक्षा में, और जितने भी लौकिक छंदों से संबंधित लक्षण हैं फिर इनके आधार पर उनको समझेंगे और उनके उदाहरणों पर विशेष चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद फिर उदाहरणों से कैसे पता किया जाए कि इसमें कौन सा छंद है, पहचानने की ट्रिक क्या है, कैसे पहचानें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम धन्यवाद।